नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश न्यूज की खास पेशकश टू द पॉइंट के साथ। मैं हूं मुफद्दल और टू द पॉइंट में आज हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। स्वागत। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल, जो अभी जो हालात बने हैं, इन हालातों में आपको लगता है कि जो भाजपा का जो मिशन है 272 प्लस, वो अचीव हो पाएगा? अब आप ये देखिए कि सितंबर पिछले साल से अनेक ओपिनियन पोल्स पब्लिश होते आए हैं टेलीविज़न में, और एक एक में हमारी संख्या बढ़ रही है। अब 240 तक पहुंच गई है। बीजेपी अकेला 225 हो गई है, और अब नए नए सपोर्टर्स भी आए हैं, जुड़े हैं। आज चंद्रबाबू नायडू टीडीपी भी जुड़ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें 320 से ज़्यादा मिलेगी और बीजेपी को अकेला ही 280 मिलेगी। पहली बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता बोल रहा है कि अकेले बीजेपी 272 का जो मिशन है अचीव कर ले। जी, मैं तो मेरा काम ही ये है कि ये सारा स्टडी करने के लिए, और उस स्टडी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब आज से 12 मई तक कोई घटना ऐसी हो जाए जिससे ये और भी बढ़ जाए। मूलतः मैंने देखा है कि लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते, और वो जानते हैं कि खिचड़ी बनेगी तो फिर मोदी का चांस कम है। मोदी को चाहते हैं, तो इसीलिए लोग, जैसे 1977 में खिचड़ी बनेगी तो इंदिरा गांधी वापस आएगी, इस डर में उन्होंने जनता पार्टी को, जो उस समय उसका जो 1971 का वोट था सिर्फ 22% था, उसको 51% तक कर दिया था, 51%। वो एक जब लोगों के दिमाग में आ जाती कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, और वो खिचड़ी में नहीं बन सकेंगे, दूसरे लोग उसको मानेंगे नहीं, जो सेक्युलर पार्टीज़ जो हैं वो जुड़ने चाहेंगे, कहेंगे मोदी नहीं बना। तो मोदी को बनना है तो मेजॉरिटी होनी है, इससे ही सुरक्षा है, और इसीलिए लोग निश्चित तौर पर। आप बता रहे हैं कि देश आज खिचड़ी सरकार नहीं चाहता, लेकिन जो ओपिनियन पोल, जो ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं, उसी ट्रेंड में कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा थोड़ा मजबूत दिख रहा है। नहीं, कोई ऐसा तीसरा मोर्चा मजबूत नहीं दिख रहा है। उसमें जयललिता मजबूत दिख रही है, परंतु वो तो मैं उनको जानता हूँ, वो तो बीजेपी के साथ ही आएगी। मायावती के भी संभावना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा जो आज की परिस्थिति है, जो आज की हमारी गठबंधन है, उसी को मेजॉरिटी मिलेगी। दक्षिण भारत कितना बड़ा फैक्टर, आप वहां से है और आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है वहां से बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। जो हमें 1977 में दक्षिण भारत की समर्थन मिली, उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगी इस बार। दक्षिण भारत में हम साफ हो गए थे, उत्तर भारत में हम एक एक सीट ले गए थे, अमृतसर से कलकत्ता तक। तो उसी कारण से जनता पार्टी को 340 सीट मिली थी। जनता पार्टी के साथ आप इतने साल जुड़े रहे, आप अध्यक्ष रहे, इतने साल आपने उस पार्टी को बनाया, आगे ले गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा में मर्ज करना पड़ा उसको? देखिए, पहले तो सब हम जनसंघ में थे, और जनसंघ ने दूसरे पार्टी से मिलकर के जनता पार्टी बनाई। फिर जनसंघ लोग बाहर निकले, उन्होंने बीजेपी बनाई, और उस समय हम मोरारजी देसाई के साथ जुड़े हुए थे। यानी 2-2.5 साल में मोरारजी से बहुत निकटता आ गई थी। तो मोरारजी और जयप्रकाश, इन दोनों ने मुझसे कहा कि बाकी लोग चले जाएं, पर कम से कम तुम मत जाना। और उसके बाद जब ये शंकराचार्य की गिरफ्तार होने के बाद, जब हमने जो स्पष्टता से हिंदू खतरे में है इसका हम भाषण देने लगे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक सुदर्शन जी, उन्होंने कहा तुम हमारे पुराने आदमी हो, तुम काहे को ये अकेला परिश्रम करना है, जुड़ जाओ। हमने कहा कि यदि हिंदुत्व बोलने के लिए मुझे अधिकार होगा तो मैं जुड़ जाऊँगा, जुड़ गया। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा? या देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, आप ऐसा बोल रहे हैं, या फिर महंगाई और भ्रष्टाचार के जो आपके आरोप है उससे परेशान होकर आपको चुनेंगे? इस बात से चुनेंगे कि इन परेशानियों को हल करने के लिए कौन कर सकता है। वो एक आम राय बन गई कि मोदी कर सकता है। इसीलिए समस्या, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी,
भूखमरी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हल कौन करेगा? कांग्रेस कहेगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। 100 करोड़ नौकरी पैदा कर देंगे कहेंगे तो सब हंस रहे हैं, लेकिन मोदी ने गुजरात में करके दिखाया, इसीलिए हिंदुस्तान में कर सकता है। अगर ऐसा है तो आपकी पार्टी के अंदर जो अभी आंतरिक विखवाद जो चल रहे हैं भाजपा में, जो आप भी एक वरिष्ठ नेता है और पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता है उसके साथ जो चल रहा है, उसका नुकसान नहीं होगा पार्टी को? क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्रीय पार्टी है, ये कोई एक परिवार का तानाशाही तो नहीं चलती। स्वामी जी, राजनीति में ऐसा अक्सर होता है कि आक्षेप प्रत्याक्षेप करते रहते हैं नेता एक दूसरे पर, लेकिन जब मनमोहन सिंह का नाम आता है, सोनिया गांधी का नाम आता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि आपकी उसके साथ निजी तौर पर दुश्मनी हो, उस तरह से आप आक्षेप करते हैं। किसके ऊपर? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के ऊपर? मनमोहन सिंह के ऊपर बिल्कुल नहीं। आप बोलते हैं वो ठीक नेता है, वो सही कर रहे हैं। मैंने कभी ठीक नेता नहीं कहा मैंने। वो मेरे ऊपर आरोप है कि वो मेरा पुराना मित्र है। पुराना मित्र तो है ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। बात करता हूँ सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम के बारे हाँ, में। ये दुष्ट लोग हैं, ये तो देशद्रोही लोग हैं। इनको तो मैंने कई चीज़ों में, ये तो महाभ्रष्ट लोग हैं, और जो भ्रष्टाचार करते हैं वो देशद्रोही होते ही हैं। स्वामी जी, आपने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत समय पहले कहा था कि कुछ ही दिन के बाद आप पी चिदम्बरम को जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। अब तक वो बाहर है, क्या हुआ? देखिए, मेरे हाथ में होता तो पीछे हो जाता, और मेरे जो सबूत दिए थे सब पक्का है। आज नहीं तो मैं कल सिद्ध कर दूंगा। सरकार होगी, हम सरकार के बाहर रहते हुए इतना किया है। सरकार की ताकत हमारे पास होगी तो चिदम्बरम को तो 10 दिन के अंदर हम तिहाड़ जेल भेज देंगे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, उनकी सीधी टक्कर आप किस तरह से देखते हैं? सीधी टक्कर, ये तो मजाक हो गई है। वाह, राहुल गांधी को तो नाम पर तो हंस रहे हैं। कांग्रेस वाले ही हताश होकर अब प्रियंका का नाम उछालने लग गए हैं। तो मैं तो इसको आज नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आप ये काले धन की बात कही है जी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, वो भी काले धन के लिए लड़ते थे। आपकी राय उसके बारे में क्या है? लड़ते थे? क्या लड़ रहे हैं वो काले धन? क्या है, तुम्हारे प्रेस के सामने आकर बयान देते हैं। कौन सी लड़ाई उसने की? एक बार कोर्ट में गया, 2G में उसने क्या किया, वड्रा का उसने, जो मैंने प्रेस नहीं, स्वामी जी, कोई लड़ रहा है तो वो अच्छी बात है ना, वो कुछ भी अगर करे, वो धरना करे। लड़ने से लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता है। मैंने सिद्ध किया कि कुछ हो सकता है। जब राजा जेल गए, सारा देश में माहौल बदल गया। आज कांग्रेस का जो मुंह काला हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। आरोप लगाना तो सब लगाते हैं, कांग्रेस ही लगाती है, ये भी करते हैं, परंतु ये इसको आखिर तक नहीं ले जाते। तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके लिए कोई फैक्टर नहीं है? आम आदमी पार्टी 420 की पार्टी है, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। बिल्कुल नहीं? आपके हिसाब से उसको कोई बैठक नहीं मिलेगी? कुछ मिलना नहीं चाहिए और नहीं मिलेगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि वो जो भी एक ठगी की उसने, लोगों के विश्वास झूठे आधार पर जीती, वो सब उस 50 दिन के अंदर उसने गवाह कर दी है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया उसमें उनकी प्रमुख बात आज भी जन लोकपाल बिल है। उनकी जो बातें हैं उस पर कौन जाएगा जब वो क्रियान्वित कुछ नहीं करते। बात बड़ी बड़ी बात करने में तो कोई भी आप लेखक को पैसा दे करके लिखवा सकते हैं, परंतु जो वास्तविकता है ये देखनी चाहिए। उसने अपने बच्चों के नाम पर कसम खाया कि मैं कांग्रेस का समर्थन कभी नहीं लूंगा। 4 दिन के अंदर उसने ले ली। कैसा आदमी है जो बच्चों का जो ऊपर शाप लगाने की परिस्थिति सहन कर सकता है? ठीक है, अगर आप बता रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि परिणाम आने दीजिए, ये गायब हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने सरकार बनाई। वो आपको अनुमान लगाने में कौन सी, तुम्हारे अखबार वाले कितने अनुमान लगाते हैं, सब गलत हो जाता है। और एक कोई लगा देता हो तो अलग बात है। मैं तो कहता हूँ कि जो मोटी बात है कि ये सिर्फ बयान देता है, वो भी जो हम लोग शोध करके बाहर निकालते हैं उसको चोरी करके वो बोल देता है, आप लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करता है। क्या हुआ? वो जो 370 पन्ने की जो चार्जशीट है शीला दीक्षित के सामने के विरुद्ध में, आज वो कहाँ गया है? क्यों नहीं उसके बारे कोई पूछता है?
कई चीज़ें हैं इसके बारे। होम मिनिस्ट्री ने उसको 30 सवालें पूछी है कि तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज विदेशों से लेकर तुम राजनीति कर रहे हो, ये तो अपराध है। इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। यहाँ आ गए और मोदी को उसने 16 प्रश्नों का मैंने सूची भेज दी। ये 420 का काम आया। मैं तो इससे क्या, आप वही बात दोबारा पूछ रहे हैं, कोई और पूछिए। अगर केजरीवाल ने 16 मुद्दे उठाए तो फिर यहाँ से किसी ने जवाब क्यों नहीं क्यों देना है? पहले वो 30 सवालों का जवाब दें, वो क्यों नहीं दिया? वो क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? आप इसमें पक्षपात करते हो, ये प्रॉब्लम। नहीं, भाजपा उठा सकता था ना ये भाजपा हमने उठाया था, तुम लोगों ने दिखाया नहीं। मैं आपके इसमें ये इंटरव्यू हुआ था दिल्ली से, मैंने कहा था ये कौन होता है सवाल पूछने के लिए, जब उसने खुद जवाब नहीं दिया है 30 सवालों का, होम मिनिस्ट्री का। इसकी जवाब, ये कौन सा भगवान है कि हम इसके जवाब देना? क्या आज भी स्वामी जी राम मंदिर आपका मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, वो तो हमने कितने सालों से कहा है, दोबारा कहना है, कोई नई बात तो नहीं है। राम मंदिर, राम के बारे में हम क्या सोचते हैं सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सुनना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में कहीं ना कहीं राम मंदिर नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और सबको पता है कि हम लोग इस देश के देशभक्ति लोग हैं और राम एक प्रमुख स्थान है हमारे सबके दिल में। और इसीलिए आज उसके लिए कहने का, क्योंकि मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला होने दीजिए, उसके बाद बात। एनडीए का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं उसमें कोई बड़ी पार्टी नहीं जुड़ी, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ पार्टियां आ रही है साथ में, लेकिन देश में दो ही बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी संख्या के दृष्टि से। बाकी सब 20-25 में हैं। तो आप मानते हैं कि जेडीयू का अलग होना आपको कोई नुकसानदायी नहीं होगा? नहीं हुआ, उसकी आत्महत्या हुई है, वो पागल है, वो अलग हो करके अब उसका हैसियत पता लग गया है। नहीं, लेकिन जेडीयू अलग हो गया एनडीए के बाद, हमारे कोई जेडीयू के विकल्प में कौन आया आपके साथ? हम ही आए हैं। जो आप अपने ओपिनियन पोल देख लीजिए, बीजेपी को अब 40 सीट में 22 मिलने वाली हैं, जहाँ पहले 12 मिलती थी। यूपी में हमने सब अकेला लड़ने की फैसला की, देखिए कितना हमें मिल रहा है वहाँ। कल CNN IBN कहता है 50 मिलेगी 80 में, परसों तक वो 25 कह रहे थे, अब 50 हो गई, और इलेक्शन के पास तो 80 हो जाएगी। आपके एक और बड़े साथी जो है शिवसेना, उनका और जो मनसे का जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी नुकसानदायी हो सकता है? खास नहीं है वो तो। शिवसेना को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनको ये है कि जो राज ठाकरे कर रहा है वो प्रतिद्वंद्वी में उभर के आने चाहता है, तो उसमें उसको थोड़ा विवाद हुआ, उसको तो ठीक हो गया। मोदी जी ने बात करने के बाद अब वो ठीक हो गया। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं और बड़ौदा से लड़ रहे हैं, ये बात बार बार पूछी जाती है और बार बार बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो स्ट्रेटजी के तौर पे था। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बैठक पर से मोदी लड़े? देखिए, वो तो एक ही में लड़ने वाले थे, लेकिन उनको सब ने कहा कि आप यूपी में लड़ेंगे तो सारे यूपी में प्रभाव पड़ेगा, अब अपना बारे मत सोचिए, तो उन्होंने मान ली। अब आगे तो 2 जगह से जीते हैं, यानी कोई नई बात है। इंदिरा गांधी 2 जगह से जीते चुनाव लड़ी थी, सोनिया गांधी भी एक बार ऐसे की थी। हाँ, वो कर्नाटक से लड़ी और अमेठी से लड़ी थी। देश की कोई भी सीट पर से अगर मोदी लड़े तो वो जीत सकते हैं आज? हाँ, किसी भी सीट। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वाराणसी की सीट के लिए इतना विवाद उत्तर प्रदेश में विवाद हुआ, मुरली मनोहर जोशी को सीट खाली करने को बोला गया? वो ठीक है, वो मुरली मनोहर जोशी का एक ही कंप्लेंट था, मुझसे सीधा पूछा नहीं। जिस दिन मोदी ने सीधा बोला उनको कि मैं वाराणसी लड़ना, उन्होंने कहा ठीक है मैं हट रहा हूँ। स्वामी जी, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं आपको मिनिस्ट्री में जगह मिल सकती है। ऐसा भी बताया जाता है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री आपको फिर से मिल सकती है। अब मैं क्या जानूँ, वो तो भगवान जानेगा, मैंने इस पर सोचा ही नहीं। आपकी कोई ऐसी, मुझे आप बताइए, मिनिस्टर ना होते भी मैंने इतना काम किया है, तो मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, वो तय करेंगे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, अगर एनडीए की सरकार बनती है केंद्र में, तो सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार सबसे पहला काम इस देश के लिए क्या करेगी? सबसे पहला काम है कि 4-5 बड़े चोरों को पकड़ के अंदर करना है, ये सबसे पहला काम।
ये आपका एजेंडा है या नरेंद्र मोदी का एजेंडा? वो नरेंद्र मोदी से मैंने बात नहीं की। ये मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम यह है, इससे एक लोगों में एक बड़ी उत्साह आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। और इसीलिए और वैसे तो क्योंकि जब प्रधानमंत्री की जो कार्यालय वो बहुत बड़ा है, तो 5-6 काम एक साथ ले सकते हैं। विदेश से पैसा लाना वापस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो टू द पॉइंट में ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।